क्लास 11th एंड नीट टारगेट स्टूडेंट्स, स्क्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में लास्ट वीडियो सेशन में आपने कंप्लीट किया था यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस मीन्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन। आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लड की सप्लाई किडनी में होती है और ब्लड जो है किडनी में फिल्टर होता है, वेस्ट मटेरियल या एक्सेस मटेरियल वो रिमूव होते हैं बॉडी से और ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो सेशन में यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में मैंने टोटल आपको 3 इवेंट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट इवेंट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सेकेंड नेम था ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो इवेंट है वो है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इवेंट आपका था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था, डिटेल मैंने नहीं किया था बिकॉज आज इसको डिटेल में करूंगा। मैंने आपसे बोला था कि आने वाले लेक्चर्स में ट्यूबुलर पार्ट का फंक्शन मैं डिस्कस करूंगा और जब आप ट्यूबुलर पार्ट के फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहीं पे आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन स्टेप या इवेंट कवर हो जाएगा। आज का टॉपिक कैसे पढ़ेंगे ये समझिए। आज के टॉपिक में मैं ट्यूबुलर पार्ट के फंक्शन को डिस्कस करूंगा और ट्यूबुलर पार्ट के फंक्शन में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों टर्म मैं समझाऊंगा या दोनों प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सेलेक्टिव सिक्रीशन लिखा है और बहुत सारी जगह पे मैंने क्या लिखा है रीअब्जॉर्ब लिखा है। आप देखो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब लिखा है, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्ब लिखा है, सिक्रीशन यहाँ पे भी लिखा है। ऐसे बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको इस डायग्राम में कि बहुत सारी जगह पे सिक्रीशन इवेंट्स भी हो रहा है। ओवरऑल आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वहां पे सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा आज के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो इस पार्ट को आप यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में आप ऐड कर सकते हैं, बट वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है कि आप यहीं पे इसको मेंशन करें, यहीं पे इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, और एनसीईआरटी जो बोलता है वही मैं करना चाहता हूँ, वही आपके लिए बेटर होगा और आप भी वही करो। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए एक बार। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो लेक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक से बना सकते हैं, बट एनसीईआरटी बुक में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ लेवलिंग जो है डायग्राम में कम है। यहाँ पे मैंने लेवलिंग ज्यादा कर रखा है, अगर ये आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी भी कवर कर रखा है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ एक्स्ट्रा मेंशन किए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करते समय ध्यान देना होगा कि ये जो नेफ्रॉन है आपका, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम नेफ्रॉन का है और नेफ्रॉन आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको किडनी में मिलेगा। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के अंदर। ठीक है, और यही मेन जो कंपोनेंट है यूरिन फॉर्मेशन का वो नेफ्रॉन ही है एक्चुअली में। ठीक है, तो नेफ्रॉन को मैंने यहाँ बनाया है और नेफ्रॉन में आपको ये मैंने बताने की कोशिश की कि नेफ्रॉन के कुछ पार्ट जो हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं और कुछ पार्ट जो होते हैं वो मेडुला में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था स्क्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में कि किडनी का जब आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करते हैं तो उसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है कॉर्टेक्स और जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो होता है मेडुला। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने ये जो डॉटेड लाइन रेड वाले बना रखे हैं, डॉटेड लाइंस। ठीक है, इसके ऊपर जो पार्ट है वो है कॉर्टिकल पार्ट और जो नीचे की तरफ है पार्ट है वो है मेडुला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉर्टेक्स मेंशन कर रखा है, देखिए ये कॉर्टेक्स पार्ट है आपका। ठीक है, और यहां से नीचे क्या है आपका मेडुला पार्ट है। ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट में क्या क्या होता है? मेलपिगियन बॉडी होता है, देन पीसीटी होता है, देन डीसीटी होता है। मेलपिगियन बॉडी में क्या क्या आता है? तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बोमन कैप्सूल आता है और ग्लोमेरुलस आता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओवरऑल आपको एक चीज लागू करना है कि कॉर्टेक्स में मेलपिगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी आता है। ये जो पोर्शन है ये है मेलपिगियन बॉडी, ये जो पोर्शन है ये है पीसीटी और ये जो पोर्शन है ये क्या है? डीसीटी। ठीक है,
मेडुला की बात करें तो मेडुला में जो मेजर पार्ट है वो क्या है आपका, लूप ऑफ हेनिल। क्या है, लूप ऑफ हेनिल। ये जो पार्ट है क्या है, लूप ऑफ हेनिल। और दूसरा पार्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है, मेडुला में है। मेडुला में ये फुली एम्बेडेड है। क्या है ये, मेडुला में फुली एम्बेडेड है। तो इसको ध्यान से समझिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और देन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, पीसीटी। और पीसीटी में कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रेशन होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आपको एक बार फिर से रिकॉल करना होगा कि पीसीटी में एक्चुअली आता क्या है। तो वहां पे आता है फिल्टरेट। ठीक है, फिल्टरेट आता है। फिल्टरेट कैसे फॉर्म होता है, जब यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद वेस्ट मटेरियल एज वेल एज इसेंशियल एक्सेस मटेरियल, इसेंशियल एक्सेस मटेरियल, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस पार्ट में ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से फिल्टरेट होके क्या आएगा, वेस्ट मटेरियल आएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। और जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा इसेंशियल एक्सेस मटेरियल। जो भी एक्सेस आपके बॉडी में है वो भी यहाँ पे फिल्टरेट होके आएगा और उसमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बॉडी रिटेन करती हैं। ठीक है, आप बेटर होगा कि आप एक्सेस वर्ड ना यूज करो। अगर आप एक्सेस वर्ड यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ यूजफुल इसेंशियल पार्ट भी फिल्टरेट में होते हैं। यूजफुल इसेंशियल पार्ट भी फिल्टरेट में होते हैं और उनको क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। और इसीलिए जो प्रोसेस का नेम है वो क्या है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन है। क्योंकि जो इसेंशियल जो पार्ट है उनको बॉडी को रिटेन करना है और उनको रीअब्सॉर्ब होना होगा, उनको रीअब्सॉर्ब होना होगा। रीअब्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है, पीसीटी। ठीक है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, पीसीटी। और जब मैं पीसीटी को एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन भी बताऊंगा और साथ में सिक्रीशन भी बताऊंगा। बट दोनों को मैं डिस्क्रिमिनेट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं और क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन को अगर डिस्कस करना है तो आपको ये भी जानना होगा कि रीअब्सॉर्ब होगा तो कौन सी चीज कहां पे जाएगी। कोई भी चीज अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है नेफ्रॉन में तो वो कहां पे जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कि नेफ्रॉन से जब चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं तो वो कहां जाती है, वो जाती है इंटरस्टीशियल फ्लूइड में। कहां जाएंगे, इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ये जो इन्वायरमेंट है नेफ्रॉन के सराउंडिंग में ये क्या है, आपका इंटरस्टीशियल फ्लूइड है। और ये जो नीचे का पार्ट है ये मेडुलरी इंटरस्टीशियल है और ऊपर का जो पार्ट होगा वो कॉर्टिकल इंटरस्टीशियल है, कॉर्टिकल इंटरस्टीशियल पार्ट है। तो यहाँ पे भी चीजें रीअब्सॉर्ब होती है और यहाँ पे भी होती है। बस डिफरेंस क्या है कि ये कॉर्टिकल इंटरस्टीशियल है और ये मेडुलरी इंटरस्टीशियल है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ब्लड वाले पाथवे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड वाले पाथवे में जाएंगी। और ब्लड का पाथवे भी मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जो पाथवे होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है इफरेंट आर्टियोल से स्टार्ट होता है। इफरेंट आर्टियोल से पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क और देन उसके बाद से वासा रेक्टा, डिसेंडिंग, असेंडिंग, देन रीनल वेन्यूज और लास्ट में रीनल वेन्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड का पाथवे है। और ब्लड के पाथवे में इंटरस्टीशियल फ्लूइड से सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी आपका है वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, और तभी वो बॉडी फ्लूइड का पार्ट बनेगा। आप सबको पता है कि ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड है। और बॉडी फ्लूइड के अंदर हर एक चीज, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर इसेंशियल कंपोनेंट्स रीअब्सॉर्ब हुआ है नेफ्रॉन से इंटरस्टीशियल फ्लूइड में तो वहां से वो कहां जाएगा, वो जाएगा ब्लड में जाएगा। और ब्लड कहां पे है, ब्लड मैंने आपको बताया कि इफरेंट आर्टियोल से लेकर और रीनल वेन्स तक क्या है, ब्लड ही है। उसके आगे भी ब्लड ही है। और उस ब्लड के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए, आपको सारे कंपोनेंट्स मिलने चाहिए। और वहां पे जो कंपोनेंट्स जा रहे हैं वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड से जा रहे हैं। और इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स में मटेरियल्स कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं नेफ्रॉन से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, रीअब्सॉर्प्शन हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि रीअब्सॉर्ब होने के बाद मटेरियल जो है वो कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सिमिलरली जब आप सिक्रीशन डिस्कस करेंगे तो सिक्रीशन में आपको ये पता चलेगा कि मटेरियल जो नेफ्रॉन्स
मटेरियल जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है वो नेफ्रॉन के अंदर जाएंगे, वो फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाएंगे। ध्यान देना होगा कि जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, इंटरस्टिशियल है, ये सारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, इंटरस्टिशियल हम फ्लूइड बोलेंगे, मेडलरी वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेडलरी इंटरस्टिशियल, और कॉर्टिकल वाले पार्ट को बोलेंगे कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल। तो वहां से मटेरियल कहां आएगा, इसके अंदर आएगा, मतलब कि नेफ्रॉन के अंदर आएगा और वो फिल्ट्रेट का पार्ट हो जाएगा, वो फिल्ट्रेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फिल्ट्रेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब फिल्ट्रेट का पार्ट होगा तो आपको पता है कि फिल्ट्रेट जो है वो कहां पे है, नेफ्रॉन में है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में है। वो अगर नेफ्रॉन की एंडिंग की बात करें तो वो कहां पे मिलेगा आपको, कलेक्टिंग डक्ट तक मिलेगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आकर फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो ये पाथवे किसका है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो भी चीजें सिक्रीट हो रही है वो कहां से कहां जा रही है, ये मैंने बताया। और इसके पहले मैंने बताया था रीअब्सॉर्ब मटेरियल का पाथवे के बारे में, वो कहां से कहां जा रहे हैं, ये दोनों चीजें मैंने बता दी। अब आपको सोचना यह है कि किस पार्ट में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, पाथवे समझ में आ गया तो अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां पे रीअब्सॉर्ब हो रही हैं और कहां पे सिक्रीट हो रही हैं। उसकी पूरी लिस्ट एज पर एनसीईआरटी हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है पीसीटी, दैट मीन्स कि अब हम पीसीटी में सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन की बात करेंगे। पीसीटी का जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए फंक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पीसीटी में जो इनर लाइनिंग होती है वो इनर लाइनिंग किसकी बनी होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम की, क्यूबाइडल एपिथेलियम की यहाँ पे इनर लाइनिंग होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इनर लाइनिंग किसकी है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की है। और ये जो भी सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर मैंने बताया था, ये क्या होते हैं, माइक्रोविलाई के प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई के प्रोजेक्शंस होते हैं। और अगर ज्यादा है तो वहां पे ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, पीसीटी में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और रीअब्सॉर्ब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं फिल्ट्रेट से एरो दिया है मैंने बाहर की तरफ, दैट मींस कि इंटरस्टिशियल एरिया में मैंने एरो दे रखा है। तो उधर जो जा रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट का हो रहा है, NaCl का हो रहा है, H2O का हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है और पोटेशियम आयन का हो रहा है। ये सारे की सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं बिकॉज ये फिल्ट्रेट से बाहर की तरफ जा रही हैं, इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट में जा रही है, इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट में, या फ्लूइड भी बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन से बाहर जा रही हैं, और नेफ्रॉन से बाहर कहां पे जा रही हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। समझाने का अलग अलग तरीका होता है, आप जैसे समझ लीजिए, बट लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लगभग सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रीअब्सॉर्ब कहां पे होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब होते हैं पीसीटी में। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। और नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, अंडरलाइन करिए इसको, 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by the PCT। ठीक है, ये नोट करना है, मतलब इस पार्ट में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, जिसमें आपका क्या दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट SCO3-। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ पे आपको मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, सल्यूट में, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स या जो भी चीजें यहाँ मैंने लेवल कर रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं, वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं पीसीटी में। पीसीटी में एक्चुअली होता क्या है, और पीसीटी का सेलेक्टिव सिक्रीशन, मतलब कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में किस तरीके से पीसीटी इन्वॉल्व हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी ट्यूबुलर पार्ट यहाँ डिस्कस करूंगा वहां पे मैं रीअब्सॉर्प्शन भी डिस्कस करूंगा और सिक्रीशन भी डिस्कस करूंगा।
तो अब टाइम आ गया है पीसीटी के सिक्रीशन को डिस्कस करने का। पीसीटी के सिक्रीशन में सबसे पहला पॉइंट है कि ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए किसको, पीएच और आयनिक बैलेंस। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में पीएच है या हमारे बॉडी का जो भी आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को या एसिड बेस को सेलेक्ट करके और उसको सिक्रीट करता है या रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, आप रीअब्सॉर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको एब्जॉर्प्शन वाला भी एक मिलेगा पॉइंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड मींस की मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ। ब्लड में अगर पीएच मेंटेन है, आयनिक बैलेंस अगर हमारा ब्लड का सही है, मेंटेन है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि वहां पे मतलब कि पीसीटी में क्या हो रहा है, सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है, और इसी वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड दैट मींस कि ब्लड में पीएच और आयनिक बैलेंस है। ठीक है, अगर आप सिक्रीशन की स्ट्रिक्टली बात करते हैं कि क्या क्या चीजें सिक्रीट होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन है। ठीक है, देन आपका क्या है, आपका अमोनिया है और पोटेशियम भी है, बट ये डायग्राम में मेंशन नहीं है। आप एज इट इज जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, एनसीईआरटी में सिक्रीशन में पोटेशियम आयन को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, बट स्टेटमेंट में मेंशन किया है, तो आप भी एज इट इज लर्न करेंगे। ठीक है, देन फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब आप देखो यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो डाउट है आपको किसमें डाउट है, पोटेशियम आयन, तो थ्योरी में तो मेंशन है, तो आप थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ठीक ही है, डायग्राम में मेंशन नहीं है। देन अब आते हैं लूप ऑफ हेनिल में, क्योंकि पीसीटी के बाद जब आएंगे तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनिल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे मिनिमम जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है लूप ऑफ हेनिल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हार्डली NaCl दिखेगा, आपको वाटर दिखेगा, और कुछ भी नहीं यहाँ दिखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे और कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिसेंडिंग और असेंडिंग के पॉइंट्स सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डायग्राम में आपको कंपेयर करना होगा, और जब डायग्राम में कंपेयर करेंगे तो अपने आप आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिसेंडिंग लिंक। डिसेंडिंग लिंक में जो फर्स्ट पॉइंट है कि डिसेंडिंग लिंक में क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वाटर परमेबल लेयर है, ये जो आपका लेयर दिख रहा है, यहाँ पे जो भी सेल होंगे वो वाटर परमेबल होंगे, इसलिए यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ऑलमोस्ट इम्परमेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्परमेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। डायग्राम में आप देखो यहाँ पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स मेंशन नहीं किया है, NaCl या KCl कुछ भी नहीं मैंने मेंशन किया है। इसका मतलब है कि इस पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ ओनली क्या होगा, H2O का एब्जॉर्प्शन होगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो इधर से आने वाला फिल्टरेट है, इधर से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिल्टरेट आ रहा है, और फिल्टरेट अगर यहाँ पे पहुंचने के बाद से इसका वाटर अगर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो ये फिल्टरेट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फिल्टरेट, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिल्टरेट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो जाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, जब भी किसी भी मीडियम में, किसी भी सोल्यूशन में फिल्टरेट क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन है, और उस फिल्टरेट के अंदर अगर वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वो फिल्टरेट कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, ये लर्न करना, यही एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने अपने तरफ से मेंशन कर रखा है। एनसीईआरटी में हाइपर हाइपो वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, बट इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है, मैंने इसको डिकोड करके और टर्म्स यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे फिल्टरेट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाइपरटोनिक। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आइसोटोनिक, क्योंकि आइसोटोनिक यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि कंपेयर किया गया है ब्लड से, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उससे कंपेयर किया गया है पीसीटी में प्रेजेंट फिल्टरेट से।
और दोनों को जब कंपेयर किया गया है तो दोनों का जो कंटेंट है, दोनों के जो कॉम्पोजिशन है ऑलमोस्ट सेम है, और ऑलमोस्ट सेम होंगे तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आइसोटोनिक लिख सकते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपने पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी डिस्कस कर लिया। मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख रखा है हाइपरटोनिक डिसेंडिंग के लिए, वहां पे भी मेंशन कर रखा है। अब आते हैं एसेंडिंग में। तो एसेंडिंग में आप देखो यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, यहाँ पे एब्सॉर्ब क्या हो रहा है, NaCl। ठीक है, NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्यूट होगा, जो रीअब्सॉर्ब होगा वो ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, उसके अलावा अदर कुछ भी नहीं होगा। ना ही न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब होंगे, ना ही वाटर रीअब्सॉर्ब होंगे। ओनली यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिला है, NaCl को मिला है, क्योंकि NaCl के लिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव मेथड यहाँ पे इजीली फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, आपको मैं जब बताऊंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और साथ में जब मैंने आपको साइटोलॉजी बताया था तो मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट होने के दो मेथड होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं वो एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो एक्टिवली भी हो रहा है और पैसिवली भी हो रहा है। और ये जो रीअब्सॉर्ब होके जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये कौन सा पार्ट है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, जो भी NaCl रीअब्सॉर्ब होगा वो फाइनली कहां पे जाएगा, मेडुलरी पार्ट में जाएगा। और इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। और ऑस्मोलरिटी जो है डिपेंड करता है सॉल्यूट्स पे। सॉल्यूट्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक सॉल्यूट है, न्यूट्रिएंट्स भी एक सॉल्यूट है, आपका जो अमोनिया है वो भी सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट में यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है, और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो रीअब्सॉर्ब होके जब कहा जा रहा है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, और वहां पे वो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है। किसको मेंटेन करेगा, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल पीसीटी हो गया और लूप ऑफ हेनिल आपका कंप्लीट हो गया। लूप ऑफ हेनिल को एक बार और डिस्कस करूंगा जब मैं डिस्कस करूंगा कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा रिलेशन लूप ऑफ हेनिल से है। बट अभी हम कहां पे चलेंगे, अभी हम चलेंगे डीसीटी में। और डीसीटी में आप देख रहे हैं कि जो एरो दिया गया है फिटरेट से बाहर की तरफ, ये सारी चीजें क्या होंगी, रीअब्सॉर्ब होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, रीअब्सॉर्ब होंगी, और ये सारी चीजें क्या होंगी, सीक्रेट होंगी। ये सारी चीजें क्या होंगी, सीक्रेट होंगी। ऐसा जब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। वो कंडीशन क्या होगी कि कभी कभी यहाँ पे फिटरेट आइसोटोनिक भी हो सकता है और हाइपरटोनिक भी हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करूं कि जो एरो फिटरेट से बाहर की तरफ बने हैं वो रीअब्सॉर्प्शन के लिए हैं। किसके लिए हैं, वो रीअब्सॉर्प्शन के लिए। और जो ये जो बने हुए हैं ये एरो टुवर्ड द फिटरेट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिक्रीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा जो भी कुछ होगा उसके वजह से यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, बट किसके कंपैरिजन में इक्वल और ज्यादा होगा, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, फिर से एक बार बोल दो, जो बॉडी फ्लूइड है, हमारा ब्लड है, उससे कंपेयर करेंगे, और उससे कंपेयर करेंगे तो कभी ऐसा लगेगा कि आइसोटोनिक है और कभी ऐसा लगेगा कि हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा, और एरो पे ध्यान देना कौन सी चीज कहां पे जा रही है। ठीक है, ओवरऑल आपने ये मान लिया कि यहाँ पे कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ चीजें आ रही हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ये चीज आपको बता दूं कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो NaCl है और वाटर है, NaCl और वाटर जो है ये कंडीशनली जो है रीअब्सॉर्ब होते हैं। ये कंडीशनली रीअब्सॉर्ब होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑथर या एनसीईआरटी डिस्कस करना चाह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन को, एल्डोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ये दो हार्मोन है और इन दोनों का रिलेशन जो है वाटर और NaCl से है। वाटर और NaCl, और NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, और अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो ये रीअब्सॉर्ब होंगे, दैट मींस कि वाटर और NaCl रीअब्सॉर्ब होंगे, अदरवाइज रीअब्सॉर्ब
उस टाइम पीरियड में नहीं होंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में ये हो सकते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो सकते हैं, और ऐसा ही होगा तभी यहाँ पे फिल्टरेट के दो कंडीशन बन रहे हैं, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। ठीक है, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। सपोज दैट रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो आइसोटोनिक, और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हाइपरटोनिक। ठीक है, क्योंकि वाटर तो निकलेगा और साथ में NaCl भी निकलेगा, क्योंकि NaCl को बाहर ले आने वाला कौन है, वाटर है। तो ये इसलिए यहाँ पे दोनों आसपास मेंशन है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे, और साथ में ये भी आप ध्यान देंगे कि जो नीचे से जा रहे हैं चीजें वो क्या हो रहे हैं, सीक्रीट हो रहे हैं, और वो फिल्टरेट में जा रहे हैं, और वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगे, वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगे। और ये जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, उसमें क्या है, आपका पोटेशियम आयन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है। ये एक्चुअली में करते क्या है, ये अगर फिल्टरेट में जा रहे हैं और यूरिन में जा रहे हैं तो ओवरऑल ये बेनिफिट क्या देंगे, ये मेंटेन करेंगे पीएच को, ये मेंटेन करेंगे सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ब्लड में। सोडियम पोटेशियम ब्लड में जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ये मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे कि डीसीटी में जो सिक्रीशन हो रहा है पोटेशियम आयन का या हाइड्रोजन आयन का या अमोनिया का, उसका क्या बेनिफिट है ब्लड को, तो आप बोलेंगे कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम है उसको बैलेंस करता है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को जो कनेक्ट करता है वो होता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मतलब कि ये एक तरीके से कनेक्टिव ट्यूब पार्ट है जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक बार देखो आप, ये जो पार्ट है ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम वाटर जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है यहीं पे होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ठीक है यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होगा। आपको मैंने बताया था कि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन जब होगा तो वहां पे आपको कभी ये नहीं सोचना है कि 100% कोई चीजें बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अमोनिया हमारे लिए हार्मफुल है, यूरिया हार्मफुल है, यूरिक एसिड, वैसे देखा जाए तो ह्यूमन में यूरिया मेन है। ठीक है, यूरिया मेन है, अमोनिया और यूरिक एसिड लिटिल अमाउंट्स में फॉर्म होते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ 100% रिमूव नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा करके बॉडी से रिमूव होती है। कुछ पार्ट हमेशा बॉडी में कंटेन रहता है, और उसके पीछे जो आंसर है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा यूरिया रीअब्सॉर्ब होके जा रहा है, और रीअब्सॉर्ब होके जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, अगेन फिल्टरेट में जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये यूरिया फिर यहाँ से भी कुछ डायग्राम में आप देखेंगे एनसीईआरटी का, तो ये यूरिया यहाँ से निकलता हुआ भी दिखाएगा आपको। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी में एक बार देखता हूँ एनसीईआरटी में क्या ये डायग्राम में मेंशन है या नहीं है, ऑफ कोर्स मेंशन, डायग्राम में ये मेंशन नहीं है। ठीक है, बट आपको बता दूं कि ये जो यूरिया यहाँ जा रहा है तो ये यूरिया अंदर आ जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ एनल में, और इसके साथ साथ ये यहाँ से बाहर भी निकलता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। और आपको बता दूं कि NaCl और यूरिया जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी फ्लूइड के जो पीएच है, उसकी ऑस्मोलरिटी है, या जो ये इंटरस्टिशियल पार्ट है इसकी जो ऑस्मोलरिटी इसको मेंटेन करता है, इसलिए यहाँ पे यूरिया मेंशन है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो एक्चुअली में कहाँ पे होता है, वो होता है आपका मेडुला पार्ट में होता है। ये भी आपका नोट करने वाला पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि वाटर जब रीअब्सॉर्ब होगा फिल्टरेट से, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, तो यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। और ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनने का जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ओनली मैमल्स में होता है, ये भी नोट करना होगा। ये मैमल्स में ये क्वालिटी होती है कि अपने यूरिन को वो कॉन्सेंट्रेट करके बाहर रिलीज करता है और मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर किसी भी मैमल्स का नियर अबाउट 60-70% पार्ट होता है, इसलिए वाटर वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन
ऑफ द ट्यूब्यूल्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये अपने आप में एक अल्टीमेट टॉपिक है और उस टॉपिक के लिए ये टॉपिक तैयार होना जरूरी है। और उस टॉपिक में आपको बता दूं कि आपको ब्लड का पाथवे भी आपको आइडिया होना चाहिए और आपको यूरिन के पाथवे का भी आइडिया होना चाहिए। जो भी लेक्चर अभी चल रहे हैं इनके प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करके ही आप ये आज का या जो भी आने वाले लेक्चर्स उनको आप पढ़ेंगे, तभी आपको मजा आएगा इस चैप्टर में। अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे और स्पेशली जो नेक्स्ट जो टॉपिक है काउंटर करंट, वहां तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे जो NaCl है या यूरिया है उनका मूवमेंट्स है वो बड़ा मतलब जिग जैग मैनर में हो रहा है, तो वहां परेशानी स्टूडेंट्स को होती है। बट मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं आपको समझा के ही रहूंगा, ठीक है। ओके।